मैं रेखा शर्मा, शोधार्थी, SRM विश्वविद्यालय से सृजन लोक प्रकाशन समूह नई दिल्ली एवं बिहार और हिंदी विभाग विज्ञान एवं मानविकी संकाय SRM चेन्नई के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे शोध प्रविधि विषय पर आयोजित 6 दिवसीय फैकल्टी डेवलप प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यक्रम के 5वें दिवस पर आप सभी गणमान्य विद्वज्जनों का सादर प्रणाम, अभिनंदन व स्वागत करती हूँ तथा आभार व्यक्त करती हूँ सृजन लोक प्रकाशन समूह के निदेशक श्री संतोष श्रेयांश जी का, SRM विश्वविद्यालय चेन्नई की हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर S प्रीति जी, डॉक्टर सरजिया बेगम जी, डॉक्टर शाहिदुल इस्लाम जी का, जिनके भागीरथ प्रयासों से इस कार्यक्रम का आयोजन संभव हुआ है। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले माँ सरस्वती को प्रणाम तथा माँ सरस्वती की वरद संतानों का स्वागत करते हुए मैं कहना चाहूंगी हमें ज्ञान है, बस वही वर्तमान है। इसलिए वर्तमान समय को सार्थक करने हम हमारे विशिष्ट अतिथियों के आभारी हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से हमारे वर्तमान समय को सही दिशा प्रदान करने हेतु समय निकाला। इसके लिए आप सभी का हृदय तल से आभार। अब मैं SRM विश्वविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर S प्रीति जी को हमारे विशिष्ट अतिथि के स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर S प्रीति मैम। धन्यवाद रेखा जी। सबको नमस्कार, वणक्कम। आज के 5वें दिन के प्रथम सत्र में SRM विज्ञान एवं मानविकी संकाय एवं सृजन लोक प्रकाशन समूह की तरफ से आप सभी का इस पटल पर स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस सत्र में हमारे साथ जुड़ी हैं प्रोफेसर अमर ज्योति जी, जिनके मुझे लगता है कि जिनके 30 सालों के, जहां तक मुझे लगता है कि मैम के 30 साल का जो अध्ययन और अध्यापन का जो काम से जो जुड़ी है और जिनके सानिध्य में अभी तक 108 शोध कार्य हो चुके हैं MPhil और PhD को मिलाकर। और मैडम का विषय भी ऐसा मैडम ने चुना है कि विषय चयन, शोध में विषय चयन। तो मैम आपके आने से हम सब आज लाभान्वित होंगे। आपके व्याख्यान से आपका स्वागत करते हुए हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है। मैम, हम अपने पूरे परिवार की तरफ से हिंदी विभाग एवं सृजन लोक प्रकाशन के समूह की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे प्राध्यापक गण एवं शोधार्थियों का भी मैं स्वागत करती हूँ। इस 6 दिवसीय शॉर्ट टर्म कोर्स और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। धन्यवाद रेखा। धन्यवाद मैम। अब मैं आज की प्रथम सत्र विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अमर ज्योति जी का पुनः पूरे हिंदी विभाग की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ तथा इस आभासीय पटल पर सादर आमंत्रित करते हुए कहना चाहूंगी, डॉक्टर अमर ज्योति मैम, आप बहुआयामी प्रतिभा की धनी हैं। लेखन क्षेत्र में आपकी अनेकों किताबें प्रकाशित हैं। आपके 60 से भी अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक साहित्य, शैक्षणिक एवं बैंकिंग क्षेत्र की कार्यशाला में आपकी रिसोर्स पर्सन के रूप में सशक्त भागीदारी आपकी असीमित क्षमताओं का ब्यौरा देती है। आपने अनेक राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन सफलतापूर्वक किया है। आपने कई अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। लगभग 40 से ज्यादा राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपकी सशक्त उपस्थिति उपलब्धि है। आप विभिन्न सम्मानों से अलंकृत हैं, जैसे पंडित गौरी शंकर शुक्ला समिति सम्मान, जैसे अनेकों सम्मान सम्मिलित हैं मैम। कई विश्वविद्यालय में आप कुशल प्रशिक्षक के रूप में सेवाएं दे चुकी हैं। वर्तमान में आप 2005 से दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा से जुड़ी हैं तथा कार्यरत हैं। आदरणीय डॉक्टर अमर ज्योति जी मैम, आपका स्वागत है। आभासी पटल पर
उपस्थित सभी को नमस्कार। सृजन लोक प्रकाशन समूह, नई दिल्ली एवं बिहार एवं हिंदी विभाग, विज्ञान एवं मानविकी संकाय, SRM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से आयोजित फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में सर्वप्रथम मैं आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम शोधार्थियों को ध्यान में रखते हुए अपने आयोजित किया है। मुझे लगता है लगातार चल रहे इस कार्यक्रम से सभी शोधार्थी काफी लाभान्वित हुए होंगे। तो एक बार फिर से शोधार्थियों के मार्गदर्शन के लिए किए गए इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देते हुए मैं अपने विषय की ओर लौटना चाहूंगी। इतने वर्षों के अनुभव से मैंने जाना है कि शोध कार्य, या मैं कहूं कि आज के संदर्भ को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो पंजीकरण के PhD पंजीकरण के पश्चात कोर्स वर्क की परीक्षा के तुरंत बाद विषय चयन, शोध के विषय चयन की बात उठती है और देखा जाए तो विषय चयन ही शोध का महत्वपूर्ण बिंदु है। और मैं कहूं तो ये अत्यंत ही संवेदनशील विषय है और प्रत्येक शोधार्थी को और यहाँ तक मैं कहूं कि निर्देशक को भी इस और बड़ी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। शोध विषय के तत्व, उसकी प्रक्रिया आदि विषय से संबंधित अपनी बात रखने से पूर्व मैं कहना चाहूंगी कि जब भी कोई शोधार्थी किसी विश्वविद्यालय के किसी विभाग में प्रस्तुत होता है तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि शोधार्थी जिज्ञासु है या नहीं। कभी कभी तो कुछ शोधार्थी, आप सभी अनुभवी है, देखा होगा आपने कि विषय चयन की बात उठते ही कुछ शोधार्थी कह देते आप कोई भी विषय दे दीजिए, किसी भी विधा में दे दीजिए, हम उस विषय पर काम करने के लिए तैयार। एक तो ये बात बहुत भ्रामक है और जब ये बात मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है। ये कोई खेल नहीं, शोध का विषय है। मतलब जो शोधार्थी इस तरह की बात करता है तो मुझे लगता है इसमें कोई जिज्ञासा नहीं है शोध के प्रति। कोई काम हाथ में लेना चाहता है, उसको समाप्त करना चाहता है बस। और ऐसे ही विद्यार्थी शोध के प्रति कोई न्याय नहीं कर पाते। कारण कुछ भी दे दीजिए मैं कर लूंगा या कर लूंगी वाली जो बात है वो शोध के प्रति न्याय देने वाली बात बिल्कुल नहीं। इसीलिए सबसे पहले जब शोधार्थी विभाग में आता है तो ध्यान देना है कि वो शोध के प्रति जिज्ञासु है या नहीं। दूसरी बात है लेखन की क्षमता, क्योंकि लिखने की कोई क्षमता नहीं होती। और शोध की बात, चाहे मैं अपने समय की शोध की बात भी कहती हूँ तो मैंने देखा है कि एक अध्याय को कितनी बार लिखना पड़ता था, हर बार करेक्शन के बाद, हर बार जांच के बाद। अगर आपने अब हाथ से लिखते ना हो पर कंप्यूटर पे तो टाइप करते ही है, तो या कंप्यूटर पे टाइप करे या हाथ से लिखे, अगर लेखन की क्षमता आप में नहीं है तो आप शोधार्थी नहीं हो सकते। एक तो जिज्ञासु होना, लेखन की क्षमता में, और शोध जो है एक तरह से सृजनात्मक कार्य है, लेखन की क्षमता होना अत्यंत आवश्यक। तीसरी बात है सत्यनिष्ठा। शोध करने वाले शोधार्थी में अपने शोध के प्रति सत्यनिष्ठता होनी चाहिए। और जब पहले मैंने कहा ना कुछ भी विषय दे दीजिए, किसी भी विधा में दे दीजिए, हम कर लेंगे, वो सत्यनिष्ठता नहीं। कुछ भी दे देंगे मतलब कुछ भी आपकी रुचि ही नहीं और मैं विषय दे दूं, आप कार्य के मतलब
उसके प्रति कोई न्याय की भावना शोध के प्रति आप में नहीं है शोधार्थी में। पर जिस शोधार्थी में शोध के प्रति सत्यनिष्ठता होगी वही शोध को पूर्णता तक पहुंचा सकता है। नहीं तो वो, ये तो विभाग में उसको भर्ती करना है इसीलिए आपने संख्या बताने के लिए भर्ती कर दिया, या फिर भर्ती कर दिया है तो इस तरह का शोधार्थी शोध निर्देशक के लिए सरदर्द बन जाए। तो इन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अंतिम है, शोधार्थी में टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत जरूरी है। और आज की परिस्थितियों को अगर हम ध्यान देकर, किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी संस्था की अगर मैं बात करती हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट शोध के लिए बहुत जरूरी है। 3 वर्ष का शोध है या 4 वर्ष का या 5 वर्ष का, जब टाइम मैनेजमेंट, विषय का चुनाव हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, शोधार्थी गायब। उसको हस्ताक्षर करना होता है इतने सप्ताह में 4 दिन या 3 दिन, तो हस्ताक्षर करके बहाना बनाकर शोधार्थी जाने वाले भी मैंने देखे हैं। पर वो शोध के प्रति, इसीलिए मैंने कहा जिज्ञासु होना, लेखन की क्षमता के साथ साथ सत्यनिष्ठता होना, और अंत में मैंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट। शोधार्थी में अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो वो शोध करने लायक नहीं रहेगा। शोधार्थी में टाइम मैनेजमेंट होना बहुत 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 जरूरी है। और जैसे कहा, इन सारी बातों के होते हुए भी शोधार्थी अगर वो जिज्ञासु भी है, उसने लेखन की क्षमता भी है और टाइम मैनेजमेंट भी है और शोध के प्रति न्याय भी करना चाहता है, इन सब के होते हुए भी विषय चयन में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। क्योंकि फिर वही बात, और मैं अधिकतर साहित्यिक शोध के साथ इतने वर्षों से जुड़ी हूँ, तो मुझे लगता है मैं प्रत्येक शोध से हटकर साहित्यिक शोध पर ही ज्यादा बात करने में मैं सक्षम होंगी। तो मैंने कहा, शोध जो है वो सृजनात्मक कार्य है। जब सृजनात्मक कार्य है तो विषय चयन, उसी में देखिए विषय चयन उसका प्रथम चरण है। वो सृजनात्मक कार्य का प्रथम चरण विषय चयन है, और विषय चयन शोध का वह बिंदु है जिस पर संपूर्ण शोध का ताना बाना बुना जाता है। चाहे धागा कहीं से आए, पर वो विषय चयन से ही निकलेगा और वही आके जुड़ेगा। और उसीलिए विद्वान कहते हैं, या मैं अपने अनुभवी निर्देशकों की अगर बात करूं, तो सही विषय का चुनाव आधा कार्य आपका समाप्त यहीं पर हो जाता है। इसलिए आप सिर्फ जहां भी आप अपने नौकरी के लिए इंटरव्यूज में जाइए या किसी संगोष्ठी में जाइए, लोग पूछते हैं कि आपके शोध का विषय क्या है, क्योंकि उस विषय को देख कर ही विद्वान समझ जाते हैं कि इसमें इस शोधार्थी ने क्या 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 कार्य किया होगा, किस तरह वर्गीकरण किया होगा, किस तरह अध्याय का विभाजन किया होगा, किस तरह आंतरिक विभाजन हुआ होगा। क्योंकि शोध का विषय देखकर ही शोधार्थी की मानसिकता, शोधार्थी की रुचि, शोधार्थी का क्षेत्र, सब कुछ एक ही क्षण में पता चल रहा है। इसीलिए शोध विषय का चयन एक तरह के आधा शोध कार्य पूर्ण करना है। और बार बार ये बात उठती है, शोध विषय के चयन में विषय ऐसा चुने जिसमें नए तथ्यों के उद्घाटन की क्षमता हो। नए तथ्य और आवश्यक भी है। चाहे आप मध्यकालीन विषय लीजिए, कुछ वर्ष लीजिए, पर शोध विषय का चयन नए तथ्यों के उद्घाटन से संबंधित ही होना चाहिए। क्योंकि आज के प्रसंग के साथ, आज की परिस्थितियों के साथ अगर शोध विषय नहीं जुड़ता तो आगे आने वाले शोधार्थियों के लिए कोई उपयोग उसका नहीं होगा।
और दूसरा है शोध विषय चुनते समय शोधार्थी को अपने बुद्धि विवेक, अध्ययन मनन, परामर्श, सर्वेक्षण, अनुभव आदि की सहायता एक साथ लेनी जरूरी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो भी शोधार्थी जुड़े हैं, बुद्धि विवेक, विवेक का होना बहुत जरूरी है। अध्ययन, क्योंकि विवेक शोध विषय चुन रहे हो जिसके साथ आप 3, 4 या 5 सालों तक, कभी कभी 7, 8 साल भी गुजर जाते हैं, आपको जुड़े रहना है धैर्य के साथ, और वो विषय पर अध्ययन और मनन भी जरूरी है। और विद्वानों का परामर्श, विद्वज्जनों का परामर्श भी उस विषय के प्रति लेना बहुत जरूरी है। और अनुभव आपका, आपके निर्देशक का, आपके विभाग से जुड़े विद्वज्जनों का अनुभव भी उसमें जुड़कर चलता। इन सब के साथ जुड़कर जो विषय चुना जाता है, वही विषय मेरे विचार में काफी स्थिर और बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए आधारशिला होती। और एक बात मैं कहना चाहूंगी उनके तत्वों की बात आरंभ करने से पहले, शोध विषय चुनने में कभी भी शोधार्थी को जल्दबाजी या हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। पहले समय में शोध के लिए 1 या 2 विद्यार्थी होते थे। उनके विषय चयन के लिए विभाग, चाहे आप किसी भी निर्देशक को चुने, पर उसके लिए सारा विभाग उपस्थित होता था आपको सजेशन देने के लिए, आपकी सहायता के लिए। आज ऐसा नहीं है। प्रोफेसर के अंडर में इतने शोधार्थी, एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर में इतने शोधार्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर में इतने शोधार्थी। एक यूजीसी के नियमानुसार एक जो संख्या प्रस्तुत की गई है, उसके आधार पर एक विभाग में अनेकों शोधार्थियों का विषय एक साथ आरंभ होता है। और जब शोध समिति की बैठक का आयोजन होता है, देखिए हड़बड़ी क्यों होती है आजकल, तो एक साथ अनेकों शोधार्थी वहां सम्मिलित हो जाते हैं उस बैठक में। बैठक के अपने नियम है। जब शोधार्थी कोर्स वर्क की परीक्षा के पश्चात 2, 3 या 5 विषय अपने लेकर जब वो प्रस्तुत होता है, तो वो जिस पर पहले ही कार्य हो चुका है, जिसका मिलता जुलता कार्य कहीं हो रहा है, या वो रुचि के अनुसार नहीं है, कहीं से किसी ने सुझाव दिया और विषय आप लिखकर उसकी रूपरेखा, संक्षिप्त रूपरेखा लेकर आप प्रस्तुत हो गए, इन सब बातों को जब शोध समिति के सामने प्रस्तुत की जाती है, तो उनमें से जब आपकी रुचि नहीं है, किसी की परामर्श से आपने शोध विषय सामने रखा है, तो कभी कभी उससे संबंधित आप कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाते। मतलब अर्थात ये बात ये है कि वो विषय आपका सेलेक्ट नहीं हुआ। आपके साथ दूसरे जो आपके सहयोग साथी है, उनका मतलब वो न्याय कर पाए या कारण कोई हो, उनका विषय अगर सेलेक्ट हो गया, तो वो एक हड़बड़ी, मानसिक स्ट्रेस में आ जाते हैं कि भाई उसका तो विषय सिलेक्शन हो गया और मेरा हुआ नहीं। और इस हड़बड़ी में, मैंने कहा ना, आरंभ में ही कहा था, कुछ भी विषय दीजिए मैं करने के लिए तैयार। या हड़बड़ी में अगर कहे तो आपको लगता है कि आज मीटिंग हो गई है, अगली जब भी होगी तुरंत मुझे, या उसी बीच में मीटिंग समाप्त होने से पहले, बैठक समाप्त होने से पहले कहीं कुछ करके आप विषय जोड़कर प्रस्तुत करें। ये जो हड़बड़ी है, ये जो जल्दबाजी है, ये विषय चयन के लिए अनुकूल नहीं है। कभी जल्दबाजी और हड़बड़ी में शोध विषय चुने नहीं जाते। अगर इस तरह की हड़बड़ी में आपने विषय को रखा और विभागीय, चाहे कोई भी समस्या हो, या विभागाध्यक्ष की हो, शोध निर्देशकों की हो, अगर सिलेक्ट भी हुआ कोई विषय, तो मैं बिल्कुल 100% आपको कहूंगी, इस पर आप जल्दबाजी में चुने हुए विषय पर काम होता ही नहीं।
क्योंकि ना आपकी गति होती है ना आपका अध्ययन मनन होता है। इसमें आपने ऐसे विषय चुन लिया और उसके बाद फिर अ आ इ की शुरुआत हो गई, आपने ABCD शुरू कर लिया, वहां से आप उसको पढ़ेंगे तो कितने वर्ष कितना पढ़ेंगे किसी विषय में, जब तक आपका अध्ययन मनन पहले से ना हो उस विषय को एक तो चुनता नहीं है शोधार्थी। अगर मैंने कहा ना जल्दबाजी भी चुन मिले तो अध्ययन मनन के बिना चुना हुआ विषय सफलता की ओर या मंजिल तक पहुंचता ही नहीं। शोधार्थी उस विषय को अधूरा ही छोड़ देगा या फिर मानसिक द्वंद से घिरा रहेगा 24 घंटे रात दिन कि भाई इसको सफलता के और कैसे बढ़ाए, क्या करे, क्योंकि अध्ययन मनन नहीं है, किसी से परामर्श नहीं किया आपने, आपका इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। तो कहना यह है कि जल्दबाजी में हड़बड़ी में कभी भी शोध का विषय चुनने का साहस शोधार्थी ना करे। इसलिए कहा जाता है पर्याप्त, इस शब्द को सुनिए, पर्याप्त विचार विमर्श, व्यक्तिगत रुचि, आपकी क्षमता, इन बातों को ध्यान में रखिए, क्षमता और संसाधनों को ध्यान में रख कर ही विषय का चयन होना चाहिए। एक बार फिर कहती हूं, पर्याप्त विचार विमर्श, रुचि, व्यक्तिगत रुचि, क्षमता और संसाधनों को ध्यान में रख कर ही शोध के विषय का चयन होना चाहिए। और शोध विषय चयन करने वाले शोधार्थी को संवेदनशील, इन्हीं बातों को फिर से एक बार मैं एक अलग रूप में प्रस्तुत करूं, संवेदनशील, जिज्ञासु, विवेक युक्त, कर्मठ और धैर्यशाली होना बहुत जरूरी है। एक शब्द यहाँ जुड़ गया, धैर्य होना बहुत जरूरी, क्योंकि शोधार्थी, क्योंकि जब मैं अपने समय की बात करूं 1996 में उस्मानिया से मैंने PhD की है कथा साहित्य में। धैर्य नहीं हो तो फिर शोध बेकार है। जब हम शोध के लिए शोधार्थी विभाग में जाते थे तो उस समय मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लैंडलाइन होना मतलब बहुत बड़ी बात, किसी के घर में लैंडलाइन भी होना वो बहुत बड़ी बात है। तो आपके अगर शोध निर्देशक के घर में लैंडलाइन भी हो तो आप हिम्मत नहीं कर सकते थे उनसे फोन पर बात करने। अर्थात जब कभी भी आप विभाग में जाएंगे और आपके निर्देशक ने आपको एक समय तय करके दे दिया कि भाई 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने के पश्चात आपको ये अध्याय से संबंधित कार्य कर प्रस्तुत होना है, उस एक वाक्य पर भरोसा कर पहुंच जाना था। और इतने दिनों बाद पहुंचने पर निर्देशक उस दिनांक को, उस समय को उन्हें याद रहेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। और धड़ल्ले से कमरे के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत भी शोधार्थी नहीं कर पाता, बाहर ही खड़ा है वो, जब तक कोई उनसे ना कहे कि आपका शोधार्थी बाहर इंतजार कर रहा है, जब वो बुलाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता था, मैं उस समय की फिर से कह रही हूँ, जब मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, उस समय की 95-96 के बाद, तो कभी कभी इन बीच में ये 15-20 दिन के बीच में चाहे कोई उनको कमेटी से जुड़कर कोई जाना है, किसी संगोष्ठी में उपस्थित होना है, व्याख्यान देना है, तो फिर वो पूरा दिन हमारे लिए, मतलब आप पूरे महीने मेहनत कर आप प्रस्तुत हो रहे हो कि इसमें कुछ सुधार होगा और अगला कदम बढ़ेगा, अगले आयाम पर पहुंचेंगे, सारा धरा का धरा रह जाए। आज महीनों इंतजार, और मुझे याद है कि एक शोध प्रबंध मैंने 45 या एक अध्याय मैंने 45 या 50 पृष्ठों का
लिख कर मैं ले गई थी हस्तलिखित। और कहीं तो हड़बड़ी में, क्योंकि वो समय एक टाइम बाउंड होता है ना उसमें, और मेरा कहीं मे पे बिंदी नहीं लगी, मे पे बिंदी लगाना मैंने भूल गई थी मैं, मतलब हड़बड़ी। तो मुझे अभी भी याद आता है कि मेरे निर्देशक ने वो सारे के सारे पृष्ठ ऐसे उठाकर कमरे के बाहर पृष्ठ फेंक दिए थे। पीएचडी शोधार्थी को क्या गलती हुई ढूंढिए। 15 दिन इसी चक्कर में गए कि मुझे नहीं लग रहा था कि कोई गलती है, कोई वाक्य, कोई वाक्यांश या कुछ मैंने गलत किया, और पूछने की हिम्मत नहीं थी। तो गलती है तो खुद ढूंढो। इतनी बड़ी डिग्री लेने के लिए उस्मानिया की आप खड़े हो, तो आपकी गलती क्या है आपको कैसे नहीं पता? पूछने की हिम्मत नहीं, समझ में आ नहीं रहा था। फिर जो सहयोगी थे या मतलब जूनियर लेक्चरर्स जो नए ज्वाइन किया था, उनसे सहायता मांगी। बोलिए बोलिए सर का मूड कब ठीक रहेगा कि मैं अपनी गलती सर से जानकारी में हासिल करूं कि मैंने गलती क्या की। बहुत धैर्य, ये सारा पॉइंट में बताने का कारण है कि 15 दिनों के बाद मुझे समय मिला कि भाई आज सर थोड़े मुस्कुरा रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं जाके। तो उन्होंने कहा सर मुझे समझ में आ नहीं रहा कि इन पृष्ठों में क्या गलती हुई है। उन्होंने कहा मूर्खता की हद है आपकी, बिंदी कहाँ है मेरे पर? बात कहना ये है। और विरोध में एक आज हमारे स्टूडेंट्स मेरे अंडर में काम करने वाले, मैडम एक छोटी सी गलती में तो आप सुधार सकते हो ना। जो सफेद पर काला कर कर वो ले आते हैं, उस पे लाल आप मतलब मैं कर सकती हूँ ना। आप एक लाइन लिख देते हो, हम समझ जाते मैडम। कहना ये है कि जब आप में धैर्य नहीं है तो आप शोधार्थी नहीं। आज भी आज की पीढ़ी में तो मुझे लगता है धैर्य नाम का कोई तत्व ही नहीं है। शायद शोधार्थियों को बुरा भी लगे, बिल्कुल धैर्य नहीं। थोड़ा कोई निर्देशक ने उनकी गलती बताई, कुछ पैरा बताया, क्योंकि प्लागारिज्म के चलते निर्देशक पर भी काफी दबाव। किताबी मतलब आपने किताब से वैसे के वैसे पंक्तियां उठाई है, ये निर्देशक की समझ में आती है चीजें। जब वो बताए तो निर्देशक को ही कहते हैं कि आप ही कुछ सुधार करके दे दीजिए ना, हमने तो कहीं से देखा नहीं है। पर निर्देशक भी जानता है। पर कहना ये है कि शोधार्थी में आज धैर्य बिल्कुल नहीं, सहन शक्ति नाम की कोई वस्तु उनमें दिखाई मुझे तो नहीं देती। जब से मैं निर्देशन कर रही हूँ, मुझे लगता है 2005-6 एक कुछ वर्ष, 2-4 वर्ष जो चले हैं, उसके बाद तो मैंने शोधार्थियों में धैर्य देखा ही नहीं। लड़ पड़ते हैं, एक सम्मान, एक आदर निर्देशक के प्रति, एक गुरु के रूप में जो आदर होना चाहिए, नहीं। और यहाँ शायद इससे जुड़ी हुई बात नहीं है, फिर भी मैं आपको कहती हूँ जो निर्देशक है वह भी मनुष्य है। जैसा सवाल होगा जवाब भी वैसे ही होगा। आप धैर्य से काम कीजिए, आप जितनी आपकी अपेक्षा है उससे ज्यादा निर्देशक आपकी सहायता करेगा, पर आप उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। आप में बिल्कुल धैर्य नहीं है, आप 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकते, तो फिर निर्देशक भी वही कहता कि सारा का सारा सुधार हम नहीं करेंगे, आप करके आइए। फिर जितना भी आप विद्वान होंगे, प्रकांड पंडित होंगे, पर आप रहेंगे शोधार्थी। बात कड़वी है पर सच्चाई। आप शोधार्थी है, इसीलिए तो आपको निर्देशक की आवश्यकता है। तो कहना मैं ये चाहती हूँ, सबसे पहले धैर्य, सहन शक्ति शोधार्थी में होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने काम के प्रति
उतना ही स्पष्टवादी होगा, उतना ही न्यायवादी होगा और कार्य को आगे बढ़ा। यहाँ एक है कारण, इन सब बातों को पहले बताने की मुझे आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि शोध विषय के लिए कोई भी विशेष सूत्र नहीं है, कोई नियम नहीं है। ऐसा ही विषय हो, ऐसा ही चुनना हो, ऐसा ही शीर्षक हो, ऐसा ही आंतरिक वर्गीकरण हो, कोई सूत्र नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई निश्चित तरीका नहीं। बस उसके लिए आपकी रुचि को ध्यान में रखकर कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजें हैं जो विषय चयन करने समय शोधार्थी को ध्यान में रखना होता है, वो इसके बाद मैं बताऊंगी। और एक बात उन तत्वों को, उन बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले कहना चाहूंगी कि योजनाबद्ध तरीके से ही शोध की ओर आप प्रवृत्त होइए। विस्तार से गहनता की ओर, विस्तार से गहराई की ओर जाना शोध में ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, अब शोध के, हम साहित्य की ही बात क्यों न करें, शोध की जब बात हम करते हैं तो पहले शोध के विषयों में, और आज आज की ही मैं बात, तो यहाँ शोध के विषयों के प्रति बदल गया। पहले अज्ञात, अल्पज्ञात लेखक, पांडुलिपियां मिली है जिनका प्रकाशन हुआ ही नहीं है, ऐसे रचनाओं को लोगों के समक्ष उनके उस लेखक की विचारधारा को रखने के लिए वो पांडुलिपियों को एकत्रित कर आप शोध के लिए प्रवृत्त होते थे। पुनर्मूल्यांकन की बात उठती थी, कृतिकारों में विभिन्न आयामों की परीक्षण की बात की जाती थी, समकालीन रचनाकारों में उस विशेष रचनाकारों को स्थापित करने के लिए शोध होते थे। पर आज इन सब से हटकर बहुत नए नए विषय आ रहे हैं, जैसे विभिन्न राज्यों, जातियों, जनजातियों से संबंधित संस्कृतियों को उजागर करना, जातियों को एक नए आलोक में लाना, और इन सब के माध्यम से भारतीय संस्कृति को उजागर कर कर राष्ट्र के सम्मुख भी एक दिशा निर्देश करना, लोगों के समक्ष शोध पर, शोध विषय पर विचार किया। तो जब इतनी गंभीरता से हम विषय चयन की बात करते हैं, जिसमें कि रुचि तो है ही है, पर जातीय राष्ट्रीयता की बात भी यहाँ जुड़ती है, तो अब विषय चयन करते समय बहुत ही गंभीरता से शोधार्थी और निर्देशक को ध्यान देना अत्यंत आवश्यक हो। और सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें हैं, मैं बहुत कुछ पॉइंट्स में कह पाऊं या नहीं, पर जितना मेरा अनुभव है उससे मैंने बहुत कुछ है, मैंने कहा ना, विषय चयन या शोध के संबंध में मैंने जो सीखा शायद वो पता नहीं कहाँ रह गया। अब बच्चों से, शोधार्थियों से मुझे सीखना था। सबसे पहले शोधार्थियों को विषय चयन में अपनी रुचि को प्राथमिकता देना एकदम फर्स्ट पॉइंट। कभी कभी अभी यहाँ जब दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कर्नाटक शाखा की मैं विभागाध्यक्ष हूँ, उस दृष्टि से मैंने देखा कि प्रमोशन के लिए कहीं अच्छी नौकरी, पीएचडी करो तो नौकरी के लिए, कहीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए तुरंत हड़बड़ी में विषय चयन करो, उसमें उनकी रुचि है या नहीं उसे कोई लेना देना नहीं, इस बात को। और मुझे लगता है कि जब शोध विषय की हम बात करते हैं ना, कुछ चीजें रिपीट होगी बार बार, क्योंकि वो शोध प्रबंध प्रस्तुतिकरण तक ये चीजें हमारे साथ चलती है। ये तो शोध विषय की बात हम यहाँ कर रहे हैं। रुचि को प्राथमिकता जब नहीं दोगे, हड़बड़ी में किसी उद्देश्य को, नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए आप मतलब ये विषय लोगी, इस पर सामग्री आपको रेडीमेड मिलेगी, आप कर लेंगे, तो वो शोध नहीं करते हैं।
मना नहीं कर रही हूँ, ऐसे शोधार्थी मिलेंगे, ऐसे शोध हुए भी है, पर वास्तविक शोध वो नहीं। आप रुचि देखिए, एक उदाहरण देती हूँ। रुचि मतलब क्या है मैडम? हम तो गद्य भी पढ़ा, पद्य भी पढ़ा, हमको सभी बातों की जानकारी है। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी, आलोचना, रिपोर्टार्च, संस्मरण, रेखा चित्र, सब कुछ हमने पढ़ा है, तो हम किसी भी विषय पर कर सकते हैं। शोध वो नहीं। जैसे एक 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 चीज मैं आपको बताना चाहती, कथा साहित्य, कहानी और उपन्यास दोनों को कथा साहित्य की श्रेणी में हम गिनते हैं। कुछ शोधार्थी सचमुच जो रुचि से शोध के लिए आते हैं, उपन्यास में शोध नहीं करना चाहते, कुछ शोधार्थी कहानी में करना चाहते। क्यों? कथा साहित्य है ना। उपन्यास को पढ़ने में, उसको ध्यान में रखकर आगे बढ़ने में काफी मानसिकता में बदलाव शोधार्थी में दिखाई देता। उसकी पूरी चीजों को, उपन्यास को आरंभ से लेकर अंत तक एक ही बैठक में नहीं पढ़ते, तो उपन्यास में मेरे विचार से, आपके विचार अलग हो सकते हैं, शोध नहीं कर। कारण क्या है? जैसे ही कुछ पृष्ठों को पढ़कर आप 8 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर से पृष्ठों को पढ़ोगे ना, तो पिछली कहानी रह जाती। कहानी याद रहेगी, नायक है, नायिका, ये सारी चीजें, पर शोध में सिर्फ नायक, नायिका या कहानी याद रखना नहीं होता। जब उपन्यासों पर शोध करते हैं और जब एक ही बैठक में आप पूरा उपन्यास पढ़ोगे, उनके संदर्भों को, उनके पात्रों को, उनके संवादों को, उनके मुख्य बिंदुओं को आप नोट नहीं कर पाते, चीजें छूटती जाती है। इसीलिए मैंने बहुत ध्यान से देखा है शोधार्थियों को, मैडम उपन्यास पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाती हूँ मैं, मुझे कहानियों पर शोध। क्योंकि एक रचनाकार के कहानी संग्रहों पर काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि एक संग्रह में 10 कहानियां, 15 कहानियां, 20 कहानियां, 25 कहानियां होंगी, पर एक कहानी अपने आप में पूर्ण है। उस एक कहानी को एक बैठक में पढ़ लेंगे और उनके पात्र, बिंदु, जो भी है, जो चीज उनको नोट करनी है वो करने के लिए तैयार है। पर उपन्यास, कथा साहित्य, इसलिए मैंने कहा ना, रुचि, कथा साहित्य में रुचि होते हुए भी आप उपन्यासों पे शोध कर पाने की क्षमता आप में है या नहीं, या फिर कहानियों। इसीलिए हमने एमए में सारे विषयों पर पढ़ा है, इसीलिए सभी पर काम कर सकते नहीं। तो अपनी रुचि को जानिए पहले। अब जैसे मैंने कथा साहित्य पर काम किया है, मैं कविता में आज भी मैं कह सकती हूँ कि मैं कविता में काम नहीं कर पाऊंगी। वो संवेदनशीलता, वो गहराई सबके बस की बात नहीं। डिग्रियां लेंगे, बड़े पोस्ट पर भी जाएंगे, पर हर क्षेत्र में व्यक्ति प्रवीण नहीं होता। अब देखिए, कितने भी बड़े विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, भारत नहीं विदेशों में भी आप देखिए, वो तो स्पष्ट बात करते हैं, आप विदेशों में जाएंगे तो हम कविता से जुड़े नहीं हैं, हमसे भाषा से संबंधित बात कीजिए। साहित्य के हम भी विद्यार्थी रहे हैं, पर हम सिर्फ भाषा की बात करते हैं, हम कविता कहानी के बात ही नहीं करें। ये होता है। इसीलिए रुचि, इसको समझिए, रुचि आपकी किसमें है ये तय करना सिर्फ शोधार्थी के बस की। शोध निर्देशक बाद में इसका परीक्षण करें। दूसरा है उसका बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान रखना, आपकी किस पृष्ठभूमि से आए। बहुत सारे पेपरों को आपने डिग्री लेवल पर, बीए, बीएससी लेवल पर भी पढ़ा और एमए में भी पढ़ा, पर सारे जितने भी पेपर है उन सब में आपकी रुचि थी, क्योंकि एमए का सिलेबस होता है तो वो हिंदी साहित्य से संबंधित या तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयाली, जो भी है, साहित्य की सभी विधाओं की जानकारी मास्टर ऑफ आर्ट्स करने वाले शोधार्थी तक पहुंचानी चाहिए। सारा इतिहास की जानकारी उसको होनी चाहिए, इसीलिए वो सिलेबस रखा जाता है।
पर सारे विषयों की में रुचि आपकी जानकारी होगी, रुचि नहीं होती। फिर से वही बात, इसलिए आप जिस पृष्ठभूमि से जुड़े, जैसे एक उदाहरण देती हूँ मैं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का सिलेबस कुछ अन्य विश्वविद्यालयों से हटकर, यहाँ भाषा विज्ञान, भाषा का इतिहास, गांधी दर्शन, शैली विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, इस तरह के विषय एमए के अलग अलग सेमेस्टर्स में पढ़ाए जाते हैं। सौंदर्य शास्त्र पढ़ना, शैली विज्ञान परीक्षा के लिए पढ़ना और उसमें काम करना, शोध करना, ये दो अलग चीज है, जमीन आसमान का अंतर है। शैली विज्ञान पढ़ाती हूं मैं भी, शोध करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे, पढ़ाना अलग। इसीलिए आप किस बैकग्राउंड से आए, कितनी रुचि लेकर आप शैली पर लिख सकते हैं लेख, कितना कुछ आप घंटों खड़े होकर किस विषय पर बात कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में एमए का शोधार्थ, एमए में का विद्यार्थी, एमए का छात्र मतलब एक आध घंटे तो किसी विषय पर बोलने के लायक होता है। तो इसीलिए आपकी रुचि उसी में होगी। फिर देखिए, हर एक तत्व विषय चयन का एक दूसरे में पिरोया, एक दूसरे से जुड़ा। आपकी रुचि को ध्यान में रखना, आपकी बैकग्राउंड को, आपकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना। जो पृष्ठभूमि होगी उसी में आपकी रुचि होगी, ये चीजें ध्यान में रखिए। उसके बाद फील्ड का भी, फील्ड मतलब इसका कितना स्कोप है इन विषयों को लेकर, आज की डेट में शोधार्थी इसकी ओर ज्यादा ध्यान देते हैं कि भाई इन विषयों को लेकर हम करेंगे, रुचि भी हो उसमें। देखिए ये सब पॉइंट्स आप देखेंगे ना, इन बिंदुओं को, आपको लगेगा कि ये तो हुआ है। बिल्कुल, शोध विषय चुनना मतलब भयंकर चीज, इसलिए कहती हूँ आसान नहीं है, बहुत कठिनाइयां विषय चयन में। फटाफट चुन के जो खड़े होते हैं आप लोग, नहीं। एक तो पृष्ठभूमि आपकी, दूसरी आपकी रुचि, और तीसरा ऐसा कौन सा इन सब के साथ जुड़कर, इन दोनों पॉइंट्स के साथ, कि उस विषय में, उस फील्ड में, उस क्षेत्र में विषय चुनेंगे जिससे कि आपको नौकरी मिलने में, आपको प्रमोशन, या आप देखिए विशेष तौर पर नौकरी के लिए आप जाते हैं तो आपका ब्रॉड फील्ड आपने किस क्षेत्र से, जैसे मैं कथा साहित्य या काव्य में, कथा साहित्य में फिर कहानी और उपन्यास में से किस पे काम किया है। पर अगर किसी विश्वविद्यालय में, किसी महाविद्यालय में आप नौकरी के लिए गए हैं और वहां पर इस तरह का कोई विषय नहीं है जिस पर आपने काम किया, वो चुनेंगे नहीं आपको। देखिए बाकी अंधाधुंध वाली चीजों पर मैं यहाँ बात नहीं करूं, क्यों सिलेक्शन हुआ, कैसे हुआ, कुछ आता है नहीं, वो बात अलग। अब हम शोध की बात कर रहे थे तो उसमें कितना स्कोप है विषय में, रुचि है, पर स्कोप की ओर भी ध्यान देना है कि किन विषयों को लेकर, इसीलिए विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं लोग। देखिए एक उदाहरण है, हमारे यहाँ एक आध दो विद्यार्थियों ने ऐसा विषय किया कि मैडम हिंदी प्रचार सभा में इतना काम होता है तो हिंदी प्रचार प्रसार की संस्थाओं पर शोध करेंगे। किया भी है, पर नौकरी में जब गए इंटरव्यू के लिए तब दिक्कत आई। बोले शोध हिंदी प्रचार प्रसार संस्थाओं पर शोध कर कर आप बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं? कहानी पढ़ाओगे, कविता पढ़ाओगे क्या? यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो प्रचार की संस्थाओं पर आप शोध कार्य करके एमए के सिलेबस में क्या पढ़ाने वाले हैं? इसको सोचिए इन चीजों पर। इसीलिए रुचि और बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि को ध्यान रखते हुए भी इन विषयों पर शोध कार्य करने पर कितना स्कोप है, कितना आगे बढ़ सकते हैं भविष्य में आप, इसका भी ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि सिलेबस हर जगह अलग होता है, और कहीं कितना भी अलग हो जाए, जब हिंदी साहित्य की हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे विषय है जो हर जगह रिपीट होते हैं, और ये होते हुए भी उनमें नवीनता अवश्य, काव्य पे काम करने में रुचि, आत्मकथाओं पर रुचि रखने वाले शोधार्थी भी मुझे मिले। मेरे अंडर हिंदी और मराठी आत्मकथाओं पर काम किया,
शोधार्थी हैं, पर उसमें नवीनता हो। आप आगे आने वाले शोधार्थियों के सामने कौन सी आपकी उपलब्धि प्रस्तुत कर रहे हैं, इसकी ओर भी ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि आपने रुचि लिया, आपकी पृष्ठभूमि ले ली, क्योंकि आपने डिग्री लेवल पर कोई आत्मकथा पढ़ी और आपको उसमें रुचि थी, आप उससे जुड़कर जितना भी समय आपको एमए में मिला, आपने आत्मकथाओं को पढ़ा, आपने लिया, पर नवीनता भी तो हो। क्या रख रहे हो अन्य भविष्य में आने वाले शोधार्थियों के पास? तो नावीन्य होना बहुत जरूरी है। दूसरी है क्षमता। आपकी क्षमता के अनुसार ही विषय का चयन करना बहुत बहुत जरूरी। क्षमता, मैं लिंग भेद की बात नहीं कर रही हूँ, पर अधिकतर फील्ड वर्क जैसा होता है, जैसे अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान या भाषा, जैसे मैं कहूँ कि जनजातियों पर काम करना, और बंजारा, क्योंकि मेरे यहाँ काफी काम हुआ है, हमारे चारों केंद्रों में दक्षिण भारत के बंजारा जनजातियों पर काम करना है, तो आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, दौड़ धूप करनी पड़ेगी, और जितनी बंजारा जनजातियां जहां जहां है वहां पहुंचना पड़ेगा। वैसे ही भाषा विज्ञान में एक विषय होता है भाषा का समाजशास्त्र। किसी भाषा के समाजशास्त्र पर आप काम कर रहे हो, तो उस भाषी लोग जहां रहते हैं वहां उस पर भी फील्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। तो फील्ड वर्क की जब बात आती है, मैं क्षमता की बात कर रही हूँ, उस पॉइंट पे बात कर रही हूँ, तो पुरुष अधिक दौड़ धूप, और जब जनजातियों, आदिवासी जातियों, उनकी भाषा, उसका विकास, इन सब पर जब काम करना होता है, तो कहाँ पहुंचना है, यातायात के साधन है या नहीं, वहां किस तरह आप पहुंचेंगे, ये सारी बातों पर ध्यान देते समय स्त्रियों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर थोड़ा सा स्त्रियां अपने आप को अलग रख लेती है। पुरुष इस क्षेत्र में आगे बढ़कर वो शोध कार्य कर सकते। तो कहना ये है कि जब शोध के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो आपकी क्षमता को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्षमता से बाहर आकर आपने विषय चुन लिया तो आप काम करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि क्षमता भी बहुत जरूरी है। आप क्षमता की उस सीमा के अंदर ही विषय का चयन। उसके बाद की बात है उसकी उपयोगिता या उत्कृष्टता। जो विषय आपने चुना है, मैं फिर वही बात आ गई, वो कितना उपयोगी है आपके लिए भी और आने वाले शोधार्थियों के लिए, या उसको जो भी कोई पढ़ेगा उसे क्या सीखेगा, वो क्या उपयोगिता है उसकी। एक तो आपके भविष्य में आप अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हो या कुछ नया समाज को देना चाहते हो, तो वो कौन सी उपयोगिता आप अपने शोध के माध्यम से प्रस्तुत करें। सिर्फ शोध करना है इसीलिए नहीं किया जाता, उसकी उपयोगिता। इसलिए देखिए, शोध की जब बात आती है तो कौन नहीं, क्या उपलब्धि है आपकी, प्रश्न पूछा ही जाता है मौखिकी में, ध्यान। उसके बाद है उपयुक्त, उपयुक्तता। फिर वो हड़बड़ी वाला पॉइंट मैंने जो आरंभ में बताया उसको ध्यान दीजिए। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में विषय चुनते हैं तो उपयुक्तता की ओर ध्यान ही नहीं, क्योंकि हमने बहुत अनुभव किया है, कोई भी विषय एक रचनाकार की रचनाओं पर मैं काम करना चाह रहे, पर इन विषयों पर काम हुआ। एक उदाहरण मैं जैसे देती हूँ आपको, प्रेमचंद, एक मैं समझने के लिए, क्योंकि आसानी से प्रेमचंद एक ऐसा विषय है जिन पर कि हम बिल्कुल बहुत स्कूल पाठशाला के लेवल से अब तक पढ़ते आए हैं, और उनके जितने पहलू है उनको भी हम जानते हैं, इसलिए उदाहरण दे रहे हैं। प्रेमचंद पर मैडम हम काम करना चाहते हैं, ठीक। प्रेमचंद
के अंतर्गत ये जो चीजें हैं इन पर काम हो चुका है। पर शोधार्थी आज का वो बहुत जल्दबाजी में है, तुरंत विषय चाहिए। मैंने कहा ना, कारण कुछ भी हो, या अपनी सहेली या अपने सखा को विषय मिल गया, हम पिछड़ गए, हमें भी उनके साथ हमारा भी सिलेक्शन, हमारे विषय का भी सिलेक्शन हो जाना चाहिए, या सामग्री बहुत कुछ मिल रही है इससे संबंधित, तो कुछ उल्टा पुल्टा करके इस पर प्रस्तुत कर दे। किसी रचनाकार में समाजशास्त्र पर या सामाजिक चेतना पर काम किया है तो उसी रचनाएं तो पूरी मिल जाएगी, तो उसमें राजनीतिक चेतना जोड़िए, उसमें सांस्कृतिक चेतना जोड़िए, विभिन्न आयाम एक विषय दिया जाता है, उसमें सारे धर्म, राजनीति, समाज सब जोड़ दिया जाता है। वो क्या है? निपटाना है, बस इसको समझिए। तब अब प्रेमचंद की बात जब मैं कर रही हूँ, उपयुक्तता की बात कर रही हूँ, पॉइंट प्रेमचंद ने इन विषयों पर बोला। अब प्रेमचंद की अगर हम बात करेंगे तो उनका कोई भी आयाम अब नहीं छोड़ता है हिंदी में। आप उसमें भी बहुत दिमाग, मतलब बहुत ज्ञानी शोधार्थी होते हैं। मैडम प्रेमचंद में भक्ति कहाँ हुआ है? प्रेमचंद में भक्ति पर हम काम करेंगे? अरे आप सोचिए, सुनने वाले शोधार्थी इस पर विचार कीजिए, प्रेमचंद में भक्ति कहाँ ढूंढेंगे? कहीं किसी पात्र ने हाथ जोड़ दिए तो पूरे प्रेमचंद में भक्ति को ढूंढेंगे आप। उसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त में प्रयोगवाद प्रतिवाद ढूंढेंगे। प्रयोग किया, पर जिस आगे के प्रयोगवाद की हम बात करते उसको गुप्त में कैसे ढूंढेंगे? मतलब हमने कह दिया ना, विभाग ने कह दिया, विभाग से विभागाध्यक्ष ने, शोध निर्देशक ने कहा भाई गुप्त पर तो सारा काम हो चुका है, प्रेमचंद हो चुका है, तो कुछ ना कुछ जोड़ के उपयुक्तता पर ध्यान देना है। और सारे पॉइंट जितने बता रही हूँ सब एक दूसरे से जुड़े हैं। विषय की उपयुक्तता को भी ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर उपयुक्तता नहीं है तो काम रुक ही जाता है, काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। कैसे काम करोगे आप? प्रेमचंद में भक्ति ढूंढोगे तो कितनी बार पढ़ोगे? उपन्यास और कहानियों को कहाँ मिलेगा? ये ध्यान रखिए। और सामग्री की सुलभता की बात, क्योंकि विषय चयन से संबंधित जब आप किताबों को छानते हो, मतलब एक कोर्स वर्क में भी, और जैसे प्रश्न ये आते हैं तो विद्यार्थी को प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। तो एक पॉइंट है, मैंने उसको काफी देखा है कि सामग्री की सुलभता को भी शोधार्थी को ध्यान में रखना पड़ता है। सुलभता मतलब जो बनी बनाई सामग्री मिलेगी उस पर ध्यान देना नहीं। सुलभता एक जमाने में ये तत्व शायद उसमें जुड़ गया हो, पर आप सुलभता का मतलब कुछ और समझने लगे, मतलब रेडीमेड चीज मिल गई है। मैंने कहा ना अभी, मैंने कहा शीर्षक बदल दो, उपयुक्तता नहीं होगी अगर सुलभता को ध्यान में रखेंगे। कभी कभी मेरे विचार में, शायद आपके विचार अलग हो सकते हैं, सुलभता का अर्थ ये होता है कि उसका किसी विषय का सिद्धांत पक्ष, जैसे राजनीति, वृद्ध विमर्श, संख्यक विमर्श, पृष्ठभूमि को पढ़ने के लिए आप चाहे किसी रचनाकार पर काम कीजिए, एक कालावधि को आप तय कर लीजिए। सामग्री की सुलभता का अर्थ मेरी दृष्टि में जिस सिद्धांत पक्ष को आधार बनाकर आप शोध कर रहे हो उसी सिद्धांत पक्ष पर जोड़कर कहीं और कुछ काम किया हो कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको पढ़ने को मिले उस विषय से संबंधित सिद्धांत पक्ष, पूरा का पूरा ना। हाँ, जो सामग्री की सुलभता को ध्यान में नहीं रखता
ऐसे जैसे मेरे अंदर एक शोधार्थी काम किया था, सतीश जमाली। मुझे लगता है मेरे काफी शोधार्थी सतीश जमाली जी की रचनाओं को नहीं जानते, और मैंने भी पहले कभी नहीं पढ़ा था। तो सतीश जमाली पर काम करने के लिए, और वो विषय मिला भी कैसे, जब सतीश जमाली की मृत्यु हुई, जी की मृत्यु, उस समय राधा कृष्ण और राजकमल प्रकृति की नाम के साथ कुछ उनकी रचनाओं के नाम जोड़कर एक छोटी सी जगह पर उसका प्रिंट आया था, उनके प्रकाशन समूह का जो पैम्फलेट जैसा आता है उसके अंतर्गत। उन्होंने कहा, और उसमें ये भी वाक्यांश था कि इन पर अधिकतर काम लगभग नहीं हुआ सतीश जमाली जी पर, क्योंकि उनके एक दो रचनाओं को कभी छापा गया था और उसके बाद वो छपे नहीं हैं, और खुद सतीश जमाली जी ने इस पर कभी कहीं व्याख्यान में उसका उल्लेख किया। पर मेरे अंतर्गत एक राजस्थान के एक शोधार्थी थे, उन्होंने कहा कि मैडम देखो भाई, मुझे एकदम नए विषय पर काम करना है और मुझे कथा साहित्य पर करना है। ठीक है, फिर मैंने कहा देखिए एक नया विषय है, पर एक 6 महीने आप समय लीजिए। और सतीश जमाली जी अब नहीं रहे, उनकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। अब मैंने उनसे कहा कि भाई अब आपका काम है कि पहले 6 महीने ढूंढो कि रचनाएं कहाँ मिलेगी। अगर रचनाएं एक दो ही प्रकाशित है, क्योंकि राजकमल समूह ने उसका उल्लेख किया था और शेष हमने नहीं छापा, ये भी उल्लेख था। तो शोधार्थी ने इलाहाबाद के पास किसी गांव में कहीं रहते थे उनके पुत्र, मतलब इतना कि मुझे लगा कम से कम उसने 4-5 साल में, मतलब बहुत पहले की, कम से कम मैं कहूँ कि 7-8 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, तो उस समय उस शोधार्थी ने इतना ढूंढा, पांडुलिपियां उसे लानी पड़ी। कहना मेरा है कि नए विषयों पर काम कीजिए, पर अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर, और उसके लिए धैर्य भी उतना ही जरूरी है। अब ऐसे में सामग्री सुलभता की बात नहीं आती, क्योंकि उनके रचनाओं के, उनके समग्र साहित्य पर उसने काम किया, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं, अलग अलग चीजें उसमें उसको मिलती गई, उसने किया, उसका प्रकाशन के लिए भी शायद कहीं दिया है। अभी मैं उससे मिल नहीं पाई, बीच में काफी समय में कर्नाटक में न रहने के कारण। तो कहना है ये है कि जब शोधार्थी विषय का चयन करेगा तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर, मतलब मौलिकता हो, नवीनता भी हो। अब देखिए इन चीजों को कभी कभी विरोधाभास लगता है, मौलिकता भी हो, नवीनता भी हो, प्रासंगिकता भी हो, और उपयोगिता भी हो, और बड़े स्पष्ट रूप से वो प्रस्तुत कर पाए शोध प्रबंध। और इसके संबंध में एक पॉइंट फिर से कहूं, सामग्री की उपलब्धता हो, पर सामग्री उपलब्ध हो जाए तो उसमें नवीनता नहीं होती। उसके लिए सामग्री मतलब सिद्धांत पक्ष ऐसा कुछ मिले जिससे कि उस का हाथ पकड़कर वो शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ जाए। अब देखिए, पहले इन सारी बातों का पहले भी इन सारी बातों पर बातचीत हुआ करती थी, पर अब इन विषय चयन में हमको, अब आज के जो शोधार्थी निर्देशक है उनको एक बात ध्यान में रखनी है, वो प्लागरिज्म। क्योंकि आप सिद्धांत पक्ष हो या आप कहीं से ऐसा विषय, मतलब ये इतनी बात मैंने, मेरे कहने पर भी जिस पर सामग्री उपलब्ध होगी शोधार्थी वही विषय लेना चाहेगा। क्योंकि आज की जो दौड़ धूप है, एक तो धैर्य नहीं, दूसरा दौड़ धूप की जिंदगी में, पर यहाँ शोधार्थी पकड़ा जाता है जहाँ प्लागरिज्म की बात आती है, चोरी आपकी पकड़ी जाती है। तो मौलिकता का ध्यान रखना
प्रत्येक शोधार्थी के लिए अति आवश्यक है। अब मैं कहूं, अगर आम बोलचाल की भाषा में पसंदीदा विषय ले लीजिए, आप उसका उपक्षेत्र भी चुन लीजिए, पहले शोधों पर नजर दौड़ाइए। अब ये पॉइंट पे बात ठीक है, अब मैं आपके लेवल पे आके बात कर, अपना पसंद का विषय चुन लीजिए, उसका उपक्षेत्र भी चुन लीजिए, पर पिछली जो शोध है उस पर नजर दौड़ाइए। नजर दौड़ाते समय निर्देशकों की सहायता लीजिए, विद्वानों की सहायता लीजिए। कारण जो सबसे गलत बात आज दिखाई दे रही है, शॉर्टकट शोध में नहीं चलेगा, कट नहीं चलेगा। आपकी भाषा में लगभग शोधार्थी यही करता है आज, शॉर्टकट में पहुंचना है, कट एंड पेस्ट उसे करना है। इनको बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, शॉर्टकट और कट एंड पेस्ट, तभी आप मौलिकता और नवीनता को लेकर उन प्रासंगिक विषयों के, प्रासंगिक स्थितियों के साथ चल पाएंगे। और दूसरी बात, जैसे पहले भी मैंने बात करते समय आरंभ में तत्व शुरू करने से पहले कहा था कि सारा भार शोध निर्देशकों पर नहीं है, शोधार्थी सारी जिम्मेदारी। जहां कहीं निर्देशक, वो निर्देशक, क्योंकि काफी जगहों पर देखा, सुना भी, अनुभव भी किया कि शोधार्थी को लगता है हम जो भी लिख के लाए हम सही है, हम ज्ञानी है, बिल्कुल मानते हैं हम, पर इतना कुछ लिखकर आपके सामने प्रस्तुत किया, पर निर्देशक ने जांच नहीं किया, उसे देखा ही नहीं, तो उससे भी बड़े अधिकारी के पास उसकी शिकायत। काफी लोगों का ये अनुभव होगा। ये जो रास्ता अपनाते हैं गुरुओं की शिकायत, इन रास्ते को छोड़ना, क्योंकि जब शॉर्टकट छोड़ोगे तो अपने आप, जल्दबाजी छोड़ोगे तो ये अपने आप छूट जाए। निर्देशक मात्र निर्देशन करने के लिए है, आपको रास्ता बताने के लिए नहीं, सॉरी, रास्ता बताने के लिए है, आपको गोद में उठा ले जाकर सीट पर बिठाने के लिए निर्देशक नहीं होता है। कभी कभी शोधार्थी नाराज भी होते हैं, पर इन बातों का ध्यान शोधार्थी को रखना बहुत जरूरी है। अब शोध विषय को चुनते समय मुझे लगता है कुछ चीजों पर, जैसे मैंने अभी कहा ना, पहले के शोध भी आप देख ले तो बहुत आसानी होगी। इनमें काफी लोग इसमें जानते होंगे, गिरिराज शरण अग्रवाल की रचनाएं हैं, शोध संदर्भ कई खंडों में है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसमें भारत भर में जितने विश्वविद्यालय है उनमें किन किन विषयों पर, किन किन निर्देशक के अंडर में किस शोधार्थी ने शोध प्रस्तुत किया है, वो सारा विवरण उस शोध संदर्भ में मिलता, कई खंडों में है। उसको, उसका अध्ययन करिए, वो कई महीने निकल जाएंगे आपको उसको देखने में, समझने में। उन खंडों को छानिए, और आप तो इंटरनेट पर अब बहुत आसानी से शोध गंगा को पढ़िए, गंगा पर चेक कीजिए आप कि आपने मतलब किन किन विषयों पर शोध हुआ है, क्योंकि शोध गंगा इतनी आसानी से उपलब्ध है कि आपको सारा कुछ सामने पृष्ठ खुलते चले जाएंगे। और प्रत्येक विश्वविद्यालय का अपना एक रिसर्च कैटलॉग होता है ग्रंथालय में, उसको छानिए। शोध देखा, शोध गंगा को भी छाना और शोध कैटलॉग भी देखा, तो आप समझिए आपके विषय रिपीट नहीं होंगे, न प्लागारिज्म वाली जो तकलीफ काफी लोगों को झेलनी पड़ती है वो आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। अब शोध विषय के संदर्भ में ये बात तो मैंने कह दी है, पर इस संदर्भ में सोचते समय कुछ चीजें मुझे याद आई।
कभी कभी छात्रवृत्ति कुछ संस्थाओं के माध्यम से ही योजनाबद्ध तरीके से कुछ संस्थाओं के माध्यम से कुछ शोध कार्य करवाए जाते हैं। उसमें अब काफी बड़ी मात्रा में छात्रवृत्ति भी शोधार्थी को मिलती है। अब जब आप इस समूह के साथ जुड़कर शोध कार्य करते हैं तो इनमें से जितना मैंने कहा कुछ चीजें छूटती चली जाती है और छोड़ना भी पड़ता है। पर व्यक्तिगत जब विश्वविद्यालय में शोधार्थी अपने विषय को लेकर अपने व्यक्तिगत रुचि को लेकर प्रस्तुत होता है तो जितनी मैंने बातें की वो सारी बातें शोधार्थी के सामने उस नियमों का पालन करते आगे चलना होगा। और एक है, शायद ये चीज आज मुझे देखने को नहीं मिली, पर मैं अपने समय की बात कहूं या उस समय के जितने लोग इसमें अगर कुछ जुड़े हैं तो वो जानते होंगे। कुछ विश्वविद्यालयों में ही कुछ विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए शोध हुआ करते थे, या मैं कहूं ये हिंदी साहित्य की विशेष विधाओं में शोध करने के लिए उस विशेष विद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ा। कारण क्या है, किसी विश्वविद्यालय में कोई निर्देशक है जो उनका ब्रॉड फील्ड है, जिसमें वो पारंगत है। जैसे एक उदाहरण, आप ये मत कहिए कि मैं अपना उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि मेरे आसानी से वो मेरा अनुभव है। मुझे कथा साहित्य में ही, क्योंकि कहानी उपन्यास जितने भी रहते थे, मैं जब इंटरमीडिएट 12th में थी या मैं बीए में थी तो पूरी लाइब्रेरी ऐसा लगता था कि मैं पूरी चाट जाऊं। इच्छा है उपन्यास कहानी पढ़ने की। तो कथा साहित्य में शोध करना था। तो जब मैं एंट्रेंस मैंने दिया, प्रवेश परीक्षा, उसके तुरंत बाद सिलेक्शन, मतलब आपने एंट्रेंस परीक्षा पास कर ली तो वहां बताया जाता था, वहां एक लिस्ट लगी रहती थी कि कथा साहित्य पे काम करवाने वाले निर्देशक 2 है, काव्य में करवाने वाले एक व्यक्ति है, भाषा विज्ञान पर एक व्यक्ति है, भारतेंदु युगीन विषयों पर काम कराने वाले एक व्यक्ति है। इस तरह की लिस्ट लिखी जाती थी। मतलब आपको अगर कथा साहित्य में काम करना है, यदि काव्य में काम करना है या नाटकों में काम करना है तो उसी निर्देशक के अंतर्गत ही आपको काम करना पड़ा, और वही उस शोधार्थी न्याय कर पाए। बात को समझिए, ये चीज ना के बाद तो जब मेरा चुनाव हुआ तो मुझे 2 ही निर्देशकों मेरे सामने आया। जब मैं उनसे एक निर्देशक से मिले गई कि शोध समिति के सामने एक 15-20 दिन बाद जो भी दिनांक दिया गया था प्रस्तुत होना है, तो आप के अंडर में ही मतलब क्या मैं काम कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा आप एंट्रेंस में पास हुए, पर मेरे अंतर्गत वो लिस्ट लगी है कि ये व्यक्ति विशेषज्ञ है इन क्षेत्रों में, पर इसमें 2 लोग हैं, मेरे अंतर्गत कोई सीट खाली नहीं है। आप पास हो चुके हैं एंट्रेंस में, पर आप उस निर्देशक के अंतर्गत सीट नहीं है तो नहीं, तो आप ये जो आपने एंट्रेंस परीक्षा, प्रवेश परीक्षा पास की है, उसको हम काउंट करेंगे, पर वो एक शोधार्थी का काम समाप्ति पर है। जिस दिन उस शोधार्थी का काम समाप्त हो जाएगा तो मैं तब आपको बुलाकर बात कर, नहीं है तो दूसरे निर्देशक से बात कर ली। अब वहां एक मानसिकता चलती है कि एक साथ एंट्रेंस देने वाले, उसमें से 12 सीट, 12 में से ओपन में 6 रिजर्वेशन में, वो 6 में आपको एक सीट मिली है, उसमें सभी का काम हो गया, आपको 1 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरे निर्देशक के पास जाना ही है। तो कहना है कि वास्तविक रूप में शोध यही होता है। शोधार्थी की रुचि की आदि की बात मैंने आपके सामने बड़े विस्तार से कही, पर एक्चुअली शोध ये हुआ करता था कि इस विशेष क्षेत्र में आपको प्रगति करनी है, तो अगर एक विश्वविद्यालय में आपने एमए किया, एमफिल किया, पर अगर वो रिटायर्ड हो गए और कथा साहित्य में आपको करना है, काव्य में करना है, और उस क्षेत्र से संबंधित विद्वान अगर उस विश्वविद्यालय में नहीं है, तो वो किसी अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए चले जाते।
वो इस तरह से नहीं है, क्योंकि आज की परिस्थितियां बदल गई है। आज क्या है, हमको विश्वविद्यालय ये चाहिए, और इसके लिए आप समझिए निर्देशकों पर कितना दबाव है। निर्देशक काव्य से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और मैंने पहले ही आपको कहा था कि प्रोफेसर के अंतर्गत इतने शोधार्थी, सह प्राध्यापक इतने, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो नियम है यूजीसी के, उसके अंतर्गत इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो विश्वविद्यालय अगर विद्वान भी है, क्योंकि प्रवेश परीक्षा जो होती है वो एक जनरल प्रश्नों के आधार पर की जाती है, पास भी हो गए हैं, और आपके अंतर्गत आप प्रोफेसर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, आपके अंतर्गत इतनी जगह खाली है, पर आपका ब्रॉड फील्ड अलग है, आपका विषय अलग है, फिर भी आपको अन्य, आप काव्य से जुड़े हैं, आपको कहानी से जुड़ा हुआ शोध कार्य करवाना पड़ रहा है। आप सोचिए, इस पर शोधार्थी नहीं, निर्देशक पर भी कितना मानसिक दबाव होता है कि जो क्षेत्र ही उसका नहीं है उस पर वो अध्ययन करे, क्योंकि करते भी है, मैंने देखा बिल्कुल न्याय के साथ, उतना अध्ययन करके वो आपका निर्देशन। इसीलिए जो पॉइंट्स मैंने बताए, जो बिंदुओं पर मैंने बात की, ये शोधार्थी को ध्यान में रखना है कि जितना हो सके निर्देशक सिर्फ निर्देशन करेगा, वो उंगली बताएगा, आपको आगे बढ़ना है, वो उठाकर आपको ले जाकर बिठाएगा नहीं। तो मेरे अल्प ज्ञान से जितना भी मुझे लगा, जितना भी मैंने इन समस्याओं का सामना किया अपने निर्देशन में, उस विषय पर उसको आधार बनाकर मैंने आप सभी के सामने ये बातें प्रस्तुत की। मुझे लगता है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अगर शोधार्थी बड़े ही श्रम के साथ क्षमता को ध्यान में रखते हुए शोध विषय की ओर आगे बढ़ेगा, तो बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से, बिना किसी के मानसिक द्वंद्व के वो शोध काम कर पाएगा। तो मुझे सृजन लोक से जुड़े काफी समय से जानती हूँ, रजिया मैडम को भी और श्रेयांश जी को भी, उन्होंने आप सभी से मुखातिब होने का मुझे मौका दिया, इसीलिए उनको पुनश्च एक बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके ज्ञानवर्धन व्याख्यान के लिए। मैम, आपने बताया कि शोध के प्रति स्वयं की विशेष रुचि के साथ साथ संपूर्ण समर्पित व जिज्ञासु प्रवृत्ति तो होनी ही चाहिए, तथा समय की सीमा और प्रबंधन भी बहुत आवश्यक है। विषय चयन विशेषतः महत्वपूर्ण चरण है। सही विषय होना अपने आप में आधे कार्य को संपूर्णता की ओर ले जाने का विश्वास पैदा करता है। बहुत खूब मैम। विद्वत जनों का अनुभव प्राप्त करते हुए उनके दिखाए मार्गदर्शन का अनुसरण शोधार्थी को सही पथ पर अग्रसर रख सकता है। इस बात का हम सदा ध्यान रखेंगे मैम। विषय कभी भी जल्दबाजी या हड़बड़ी में चयन करने का साहस ना करें। यह मानसिक परेशानी व अनेक प्रकार के अप्रिय अनुभव जीवन में ला सकता है, जो उत्साह को कम कर सकते हैं। इसके विपरीत पर्याप्त विचार विमर्श, शोधार्थी की क्षमता, पर्याप्त संसाधनों को ध्यान में रखकर संवेदनशीलता, जिज्ञासु, विवेकयुक्त, कर्मठ व धैर्यशील होने की हमें अत्यंत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी शोधार्थियों को स्वयं में धैर्यता विकसित करने का जो गुण उत्पन्न करने का आपने राह दिखाई, वह हमारे लिए सही तौर पर पथ प्रदर्शन का कार्य करेगा। मैम, शोध की सामग्री की उपलब्धता की परख व क्षमता की भी आपने बात की, जो शोध को सही मार्ग की प्रस्तुति की ओर ले जाने के लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ मौलिकता व नवीनता बनाए रखना भी आवश्यक है। इस पर भी आपने विशेष प्रकाश डाला। गुरु व शिष्य के रिश्तों में शालीनता व कृतज्ञता बनाए रखना एक सराहनीय कदम, जिसका विशेष ध्यान रखने के लिए आपने प्रेरित किया। मैम, आपने जीवन के व्यवहारिक पक्ष को जोड़ते हुए यह भी समझाया कि रुचि का ध्यान रखने के साथ साथ जीवनोपार्जन हेतु आप कितने सक्षम हो सकते हैं, या जीवन में आगे कितनी उपलब्धियों को अर्जित करने की क्षमता शोधार्थी में विकसित हो सकती है, इसके प्रति आपने राह दिखाई मैम। इतने प्रभावशाली व ज्ञानवर्धन व्याख्यान के लिए धन्यवाद। निसंदेह आपका व्याख्यान शोध छात्रों व शिक्षकों को
शोध के क्षेत्र में एक नई दृष्टि अवश्य प्रदान करेगा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैम। धन्यवाद। अब प्रथम सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए बढ़ने से पहले मैं सभी शोधार्थियों व शिक्षकों से कहना चाहूंगी कि वे अपने प्रश्न मैडम के समक्ष रख सकते हैं। नमस्ते मैम, मैं डॉक्टर नमस्ते। बीना लॉयला कॉलेज से बात कर रही हूँ। हाँ, बीना नायर जी नमस्कार। नमस्ते मैम, आप कैसे हैं मैम? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मैम। तो आपके अच्छा वक्तव्य लगा। मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा मैम। तो आपने जो विषय चुनने की बात जो कही थी मैम, उससे मुझे थोड़ा ये लग रहा है, क्योंकि मैं जब अपना पीएचडी के लिए विषय चुनने के लिए गई थी, विषय लेकर गई थी, तो मेरे को जो हाँ। है इस तरह से बोला गया कि नहीं, आपको ये विषय नहीं लेना है, जो विषय हम देंगे उसी पर आपको काम करना है। तो वहां पे यही हुआ मेरे साथ तो यही हुआ था। तो फिर बताया कि नहीं, हम यहाँ पे कुछ कुछ लोगों की क्षमता के आधार पर यहाँ पे हम विषय निकाल के रखे हैं, उस पर ही जो है आपको काम करना है। फिर मुझे पहले तो बहुत खराब लगा, फिर नहीं बोला गया लगता कि है नहीं, ना, आपको काम करना मैम बोलिए। नहीं वो बुरा लगता ही है, क्योंकि बिल्कुल मैम। हमारी क्षमता को हम जितना जानते कोई नहीं जानता। हाँ हाँ मैम, यस मैम। इस तरह तो कहना मैं ही गलत है। यस मैम, मैं उपन्यास पर काम करना चाहती थी, लेकिन वहां जब गई तो बताया गया कि नहीं, आपको तो कविता लेना है और आपकी क्षमता के आधार पर हम आपको ये विषय लेके रखे हैं। तो मुझे तो बहुत दिन इसी पे मेरा ध्यान जो है, मन नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूंगी, आगे कैसा बढ़ूंगी, मेरा काम कैसा होगा। लेकिन फिर जैसा आप बता रहे थे, हम उस पर फिर धैर्य बनाए कि नहीं, मेरे को इसमें काम करना ही है। फिर मैं काम की उसमें। मेरा विषय था विनोद कुमार शुक्ल जी के जो काव्य हैं, उसमें आज का यथार्थ मैम। तो बहुत टफ था, बहुत नया था विषय। मेरे को जो सामग्री चुनना और उसको खोज निकालना बहुत ही मतलब कष्ट लगा। फिर भी मैं धैर्य से काम पर लगी थी और मेरा एक काम हुआ मैम। और जब अंत में जब मेरा जो मार्गदर्शिका के रूप में मेरे जो मैडम नजीम बेगम मेरे साथ थी, और मेरा उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो है मार्ग दिखाया और हमारा काम बहुत अच्छी तरह से हुआ। और अंत में जब वाइवा का समय आया, तब वहां पे दिलीप सिंह सर जी थे। उन्होंने बोला, आपने एकदम सही अच्छा। विषय हाँ। को चुना है और सही शोधार्थी को आपने सही विषय दिया है तो बहुत खुशी हुई अच्छा, मैम, बहुत काम बहुत अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ा मेरे को। फिर भी मैं करके जो है अपना मेहनत काम, बहुत करनी पड़ी और बहुत 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 मेहनत की मैम, बहुत मेहनत की। लेकिन अंत में जो है काम बहुत अच्छा हुआ। चलिए और बधाई आपके धैर्य के लिए। यस मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ कि हमको जो है फिर अपनी रुचि बनानी पड़ती है और हम आगे होता है। काम करते हैं यस मैम, यस मैम। इसलिए आपसे मैंने मिलकर, आपको आपसे कहा बात ना, कर, एक तय हो गया है, प्रोफेसर के अंडर में इतना, यस मैम, यस मैम। प्रोफेसर के अंडर में इतना, असिस्टेंट के अंडर में इतना, यस और मैम, वहां ब्रॉड फील्ड किसी का है या नहीं सोचा नहीं जाता है। यस एक मैम, ही निर्देशक अनेक विषयों पर काम करवा रहा है। यस यस, ये सही मैम, सही बोल रहे जी मैम। जी मैम, जी मैम। हाँ मैम, अच्छा लगा। लेकिन जब अंत में जब काम अच्छा हुआ, जब हम उसका रिजल्ट जब निकला, तो बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा हमको खुशी जो हुई, है बताया कि बिल्कुल काम बहुत बिल्कुल अच्छा हुआ बिल्कुल। है ना, जैसा हम चाहते थे वैसे ही निकला, थीसिस बहुत अच्छा हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद नहीं मैम, आप लोगों चलिए, के आशीर्वाद से ही हम लोग वहाँ जो है काम कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बिल्कुल वक्तव्य बिल्कुल, सुना। बधाई आपको। वाह धन्यवाद 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 गुना जी। धन्यवाद। और प्रीति कोई है? मैम, रजिया मैम, रेखा शर्मा जी, इस्लाम सर, सबको मेरा धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम बहुत, मैं हर दिन बैठती थी, पूरा सुन रही हूँ। हर एक दिन का कार्यक्रम, हर एक दिन का वेबिनार बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने आयोजन करके बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं को, एकदम विद्वानों को आप लोगों ने चुना है और बहुत अच्छी तरह से आपका वेबिनार का कार्यक्रम जो है चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा टीम को मेरी ओर से धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपके प्रशंसनीय वचनों के लिए। निवेदन करना चाहूंगी, अगर किसी और के प्रश्न हो तो वो रख सकते हैं।
नहीं तो हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। एक प्रश्न है रेखा जी मैम से ना मेरा। जी सबसे पहले तो मैम नमस्कार, आपका व्याख्यान बहुत ही शानदार और ज्ञानवर्धक रहा। मैं भी एक प्राध्यापक हूँ, शोध करवा रहा हूँ, परंतु आप लोगों के आशीष से हम लोग सीखते हैं मैम। मेरा प्रश्न मैम ये है क्योंकि मैं बहुत सारे विश्वविद्यालयों में देख रहा हूँ मैम, जो नियुक्तियां हो रही हैं अध्यापकों की, वो विषय की विशेषज्ञता के आधार पे नहीं हो रही है, जिसके कारण मैम क्या हो रहा है कि मतलब जो प्राध्यापक नियुक्त हो रहे हैं वो नियुक्त तो हो रहे हैं, परंतु जब शोध की बात आती है तो मैम वो फिर विषयों से पे हटते हैं कि ये मेरा शोध का विषय नहीं है या इसमें मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो ऐसी मैम बहुत मतलब बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ऐसी समस्या है। तो इससे भी मुझे कहीं ना कहीं मैम लगता है कि वही शोध का स्तर जो है वो गिरता है, क्योंकि फिर शोधार्थी और प्राध्यापक के बीच में तालमेल नहीं बनता। तो मैम इस पे आपका नहीं आप क्या क्या वो करेंगे मैम, क्योंकि मुझे लगता है कि विशेषज्ञता के आधार पे ही प्राध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए वैसे तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा, आप कहाँ से हैं नरेश तोमर जी? मैं मैम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में हूँ मैं, और यहाँ पे प्राध्यापक हूँ हिंदी विभाग में मैम। और बहुत मैं बढ़िया। देखा हूँ ये मैम मुझे लगता है कि एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, थोड़ा सा मैम इस पे प्रकाश डालें। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा है उसलिए मैंने बीच में बात अपनी बात रखते समय मैंने कहा कि कुछ चीजें हैं जिन पर हम ज्यादा ना बोले तो ठीक है, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट्स उस पर अगर हम ध्यान दें तो फिर शोध करवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह के अपॉइंटमेंट्स है या फिर ये तय कर, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने समय में जो शोध के लिए प्रस्तुत होती थी तो हमारे यहाँ तो कह दिया जाता था कि भाई आपको अगर काव्य ब्रॉड फील्ड वाले कोई निर्देशक नहीं है तो आप यहाँ अप्लाई मत करो अगर आपको काव्य पर काम करना है, क्योंकि हमारे पास नाटक पर, भारतेंदु युग पर, भाषा पर, इस पर काम करवाने वाले विद्वान आपको मिलेंगे। या फिर शोधार्थी पर ये प्रेशर, निर्देशक पर प्रेशर नहीं होता था, शोधार्थी को ये कहा जाता था जैसे कथा साहित्य पे काम, आपको उपन्यास पे नहीं करना है, आपको कहानी पर करना है। पर जो विद्वान है वो उपन्यासों पर या उपन्यासों में मनोविश्लेषण पर विद्वान है, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, आपकी क्षमता बढ़ाइए, या नहीं है तो इस विश्वविद्यालय में इस विषय से संबंधित शोध कार्य नहीं होगा। और ये हिम्मत सभी को जुटानी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट, देखिए परिस्थितियां बदली है, नौकरी की आवश्यकता सभी को है, तो इस तरह से। और जो अनेक ऐसे विश्वविद्यालय है जहां 10-10, 12 सालों से कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुए, और कहीं एक जगह पर अपॉइंटमेंट्स का दरवाजा खुलता है तो सभी टूट पड़ते हैं। ये हर जगह देखा जा रहा है पूरे भारत भर में। तब ऐसे स्थिति में एक हिम्मत वो विश्वविद्यालय वो या उस विश्वविद्यालय का विभाग ये कर सकता है कि भाई हमारे यहाँ एडवर्टाइजमेंट में इन विषयों से ही शोध कार्य होगा, ये स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप शोधार्थी के प्रति न्याय नहीं कर पाओगे। और न्याय देखिए बहुत अच्छा शोध कार्य, अब जब हम नामवर सिंह जी का, काशीनाथ सिंह जी का, इनका नाम लेते हैं बड़े बड़े विद्वानों का, कि उनका शोध कार्य ही कितना बड़ा ग्रंथ बनकर सकता। अगर इस तरह की चीजें अगर आपको समाज को देनी है, एक उत्कृष्ट रूप साहित्य का आपको लाना है, तो इतनी हिम्मत तो विभाग को, विश्वविद्यालय को करनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ इसी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, तो इसी क्षेत्र से जुड़े हुए शोध कार्य करने वाले शोधार्थी ही यहाँ आए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ये देखिए हर पीढ़ी को एक संक्रांति काल को झेलना ही पड़ता है, तब हिम्मत ही साथ देती है। बस इतनी हिम्मत करनी जरूरी है। व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस तरह के अगर शोध कार्य करते जाएंगे तो फिर वो मतलब वो क्या कहेंगे, मैं क्या कहूं उसके लिए, फिर उसी तरह का शोध सामने आएगा, समाज के देखा देगी कट एंड पेस्ट वाला, आजकल की भाषा में उस तरह की चीज ही सामने आएगी, क्योंकि शोधार्थी को उसमें रुचि नहीं है, और शोधार्थी को जिसमें रुचि है उससे संबंधित निर्देशक नहीं है। और अगर निर्देशक को कोई काव्य से या नाटकों में रुचि है, तो अगर शोधार्थी को नहीं है तो शोधार्थी क्या करेगा, कट एंड पेस्ट ही करेगा।
तो इससे बचने के लिए निर्देशक के क्या विभाग को हिम्मत बतानी पड़ेगी कि भाई इस तरह का ही शोध कार्य यहाँ हो सकता है, इससे हटकर नहीं, बस। जी मैम, अब हम प्रथम सत्र की डॉक्टर सुशीला टागोरे मैडम से बात नमस्कार करना मैडम। चाहती हूँ। नमस्कार मैडम, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कल भी मैंने सुना आपको। जी बहुत अच्छा साई लगा। लता ने आपके यहाँ से काम किया था। साई लता आपके यहाँ मैं चेन्नई में थी, तो आप आए थे विभाग में, मुझे याद है मैडम। आपके डिपार्टमेंट में साई लता ने आपके यहाँ से काम किया था। शिकंजे का दर्द, एमफिल। हाँ बिल्कुल याद है मुझे। यस मुझे याद है। और PhD ये का तो काम हमारे किया लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के चेन्नई शाखा के लिए ऐतिहासिक क्षण था कि जिस रचनाकार पर मतलब शोध प्रबंध प्रस्तुतिकरण के बाद मौखिकी थी, उस वही रचनाकार वहां पर उपस्थित थे मौखिकी में। नहीं ऐतिहासिक घटना थी हमारे लिए मैडम, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैडम, आज आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और मिलकर भी थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार, आभार। पटल पर उपस्थित सभी का धन्यवाद। अब हम प्रथम सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आदरणीय शाहिदुल इस्लाम सर जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय इस्लाम सर। इस्लाम सर। हेलो, आ रही है सर, आ रही आवाज आ रही। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। धन्यवाद ज्ञापन करने से पहले मेरे एक छोटा सा प्रश्न है अमर ज्योति मैडम से। नमस्ते मैडम। हाँ मैडम बोलिए। मेरी आवाज सुन रही है? बोलिए सर, बिल्कुल सुन रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में विभिन्न विश्वविद्यालयों में या संस्थानों में जो शोध कार्य जो हो रहा है, उस शोध कार्य में किया हुआ विषय पर ही शोध कार्य हो रहा है। कुछ ऐसे विषय है जो जिस पर मैंने क्या शोध कार्य न गिने चुने हैं, तो इस विषय पर आप क्या करना, आपकी राय क्या है? हाँ, मैंने अभी उसी अपने व्याख्यान में ही मैंने बताया था। एक तो है जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ निर्देशक है, उस क्षेत्र से जुड़े हुए ही या उस फील्ड से जुड़ा हुआ ही शोधार्थी अगर विषय लेकर पहुंचता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैंने जैसे कहा, नियमानुसार एक निर्देशक के अंडर में इतने ही स्टूडेंट्स होने चाहिए। आप देखिए, पहले समय या 2 शोधार्थी होते थे, पूरा समय उनके प्रति समर्पित होता था। और जब एक साथ 4 शोधार्थी आपके शोध निर्देशन में काम कर रहे हो और सारे के सारे अलग अलग विषयों से संबंधित हो, सभी के प्रति निर्देशक पूरा न्याय नहीं कर पाते। कारण क्या, वो चारों भी अगर शोधार्थी शोध निर्देशक के ब्रॉड फील्ड से संबंधित ना हो, तो निर्देशक के पास भी इतना समय नहीं है कि ये चारों अलग विषयों से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर फिर उसको बांटे। और दूसरा है शोधार्थी में धैर्य की कमी। अगर 3 साल का समय, मिनिमम 3 इयर्स अगर समय है शोध का, तो उसे लगता है मैं उनका पेस्ट आवाज से नहीं ही आ रही। काम करें। उसके पास, शोधार्थी के पास इतना समय ही नहीं, और 3 साल कुछ भी नहीं होते पढ़ने के लिए, और सामग्री संकलन के लिए इतना समय लगता है। पर वही ना 3 वर्ष, जैसे उसने बॉन्ड पेपर में लिख के दिया हो कि 3 वर्ष बस जिस दिन हुए उस दिन उसको सबमिट ही करना है, तो कहाँ न्याय कर पाएगा। उसीलिए वो शोधार्थी क्या करता है, जिस पर काम किया हो वही विषय। और यहाँ पर शोधार्थी तो शोधार्थी है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, उसको रोकना
विभाग और निर्देशक का ही काम है। अब मैं यहाँ निर्देशकों पर कुछ कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि निर्देशक के पास भी कितना समय है ये सवाल है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके कारण जिस विषय पर काम हुआ है उसी को, और मेरे उसी को ही फिर शीर्षक बदल बदल कर शोध कार्य शोधार्थी करता है, कंटेंट बेस्ड। पर मेरे विचार से, मेरे अनुभव से मैं कहती हूँ, जब से प्लागारिज्म की पद्धति शुरू हुई है, इस तरह के शोध कार्यों पर रोक लगी, क्योंकि आप कुछ भी उठाए वो पकड़ ले, कुछ भी आप एज इट इज कंटेंट पेस्ट करने की हिम्मत अब शोधार्थी नहीं करे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। शायद मैडम से मेरी मुलाकात हुई है सभा में, कई सभा बार में भी और मैं आया था SRM में भी हुई है सर। जी जी जी। मैं पहली बार आया था जब आप नई नई मैंने यहाँ ट्रांसफर होकर के आई थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने किसी कारणवश सभा में आया था, तो आने से मैं आपसे मेरी मुलाकात हुई। इससे पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी कर्नाटक में, बेलगांव में। अच्छा, समझो। कर्नाटक बेलगांव, बेलगांव में एक कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई थी। तो बहुत अच्छा लगा मैम, अपने कम इतना मैंने विषय, पूरे विषय को अपने अपना जो अनुभव जो है एक निर्देशक के रूप में, शोध निर्देशक के रूप में, जो आपका जो अनुभव जो है हमारे साथ साझा किए हैं, और ये वाकई काबिलियत तारीफे है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके व्याख्यान से सिर्फ शोधार्थी नहीं, प्राध्यापक जन भी लाभान्वित होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपके दिशा निर्देशन से शोधार्थीगण, प्राध्यापकगण, जो लोग शोध कर रहे हैं, जो निर्देशकगण हैं, वो लोग भी आपके जो मार्गदर्शन से लाभान्वित होंगे और उसी मार्गदर्शन से भी शोध कार्य संपन्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हिंदी विभाग और सृजन लोक प्रकाशन की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं मैम। साथ ही साथ इस पटल पर जुड़े विभिन्न महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से जुड़े प्राध्यापक गण तथा शोधार्थी गणों को पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, क्योंकि इस जो कार्यक्रम की जो शान जो है आप लोग है। अगर आप लोग इस कार्यक्रम में अगर भागीदारी नहीं होंगे तो ये कार्यक्रम बिल्कुल संभव नहीं है। तो पुनः मैं विभाग की ओर से आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। इसी के साथ हम अपने प्रथम सत्र को यही विराम देते हैं और दूसरे सत्र के लिए दोपहर 1:30 पर पुनः इसी मंच पर मिलेंगे। सभी उपस्थित गणों, विद्वज्जनों का, शिक्षार्थियों का, शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद।